चलें। अब हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर हमने स्टडी करना है थर्मोकेमिस्ट्री को। तो इनके पॉइंट्स हैं, हम वो साथ साथ नोट डाउन करते रहें। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है थर्मोकेमिस्ट्री की। डेफिनेशन हमारे पास कहता है द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस अकम्पेइंग अ केमिकल रिएक्शन, के किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास कौन सी हीट चेंजेस हो रही होती हैं, उनकी स्टडी को हम लोग बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। थर्मो का वैसे भी लफ्ज़ी मतलब होता है हीट, और केमिस्ट्री मीन टू से जिसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द हीट कंटेंट, उस चीज़ को जो है वो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और एक मेरे हमारे पास होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बच्चे याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब एनर्जी करता है, मीन टू से हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और जो भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे पास इस दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल के साथ सोल्यूशन वाले यूनिट में सबसे लास्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी का, उसके अंदर डिस्कस किया गया है, लेकिन वो चूंकि सिलेबस में नहीं है इस वजह से हम लोग उसको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन आपको जनरली आइडिया होना चाहिए कि जब भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है, मतलब हमें किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती है, क्योंकि देखें, एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि हमने एनर्जी कंटेंट कम करना है। ठीक है, हमने क्या करना है? हम लोगों ने जो एनर्जी कंटेंट है इसको कम करना है, और जिस चीज़ का एनर्जी कंटेंट कम होता है वही चीज़ स्टेबल होती है, और जो चीज़ स्टेबल है वही हमारे पास जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा ले सकती है। और जब हम लोग बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हुए चीज़ें जो है वो अलग अलग हो जाती हैं, मतलब वो फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं और बाद में दोबारा एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन होने की तरफ भागती हैं। लेकिन जब हम लोग बॉन्ड ब्रेक करते हैं उस दौरान हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हम लोग उसका एनर्जी कंटेंट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और फिर से दोबारा से उनकी कोशिश होगी कि वो दोबारा से दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन करके अपनी एनर्जी को कम करें और अपने आप को जो है वो स्टेबल करें हो। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे चीज़ें खुद विलिंग होती हैं कि एक दूसरे के साथ कंबाइन करें, और कंबाइन करने का पर्पज ही ये होता है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का, जहाँ पे आप लोग पहले ही पेज के ऊपर एटम की ही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना क्यों करना होता है, काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि अपने आप को स्टेबल करना होता है। और स्टेबिलिटी जहाँ पर भी केमिस्ट्री में आएगी याद रखिएगा, वहाँ पे हमारे पास एनर्जी कंटेंट को कम करने का जिक्र किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी हमने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, मतलब बॉन्ड बनाना है, दो चीज़ों को जोड़ना है। तो दो चीज़ों को जोड़ेंगे, उनको स्टेबल करेंगे, तो जब वो स्टेबल होंगी तो उनके दरमियान जो एनर्जी कंटेंट होगा वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो हमें कम होता दिखाई दे रहा होता है। बच्चों सिर्फ लिंक शेयर कर दूँ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुकें सिर्फ। अच्छा बच्चों, लग गई समझ आप लोगों को इस कंसेप्ट की कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान क्या चीज़ हो रही होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन एब्जॉर्ब एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इस दौरान हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। कहते हैं जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होती है ना, मतलब एक पूरे स्टेप के दौरान जो एनर्जी चेंज होती है, याद रखिए जब भी हमारे पास एक कंप्लीट स्टेप होता है, उस कंप्लीट मतलब कंप्लीट रिएक्शन के दौरान हमने रिएक्टेंट्स को कंबाइन करना होता है। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, हमें उन बॉन्ड्स को पहले तोड़ना पड़ता है, फिर जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट जाते हैं तो फिर उन रिएक्टेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, और प्रोडक्ट्स के दौरान जो है वो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी हमें देनी भी पड़ती है। कब देनी पड़ती है? जब हम लोगों ने रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ने होते हैं, और फिर उसी रिएक्शन के अंदर जब हम लोगों ने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है प्रोडक्ट्स के केस में, तो उस दौरान हमारे पास एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। तो फिर हम लोग किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कि ये रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? तो हम लोग दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस पॉजिटिव में आ जाता है
तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अगर हमारे पास इसका ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आता है, तो हम लोग बोल रहे होते हैं कि वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। सो द ओवरऑल एनर्जी चेंज, कहते हैं हमारे पास ओवरऑल एनर्जी चेंज होगी दैट अकर्स रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी सप्लाइड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स, कि हमारे पास हमने जिन रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाने हैं, उन रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। तो उन रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, मीन टू से हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड दैट इवॉल्व, और जो हमारे पास खारिज होती है, मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इन द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बॉन्ड, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं। मतलब जब हमारे पास प्रोडक्ट्स बनने होते हैं तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है, और जो हमारे पास बॉन्ड तोड़ने होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो हमारे पास एंडोथर्मिक होते हैं। तो इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस लेंगे ना, तो डिफरेंस लेने के बाद अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास एक्सोथर्मिक की कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 7 है जी ये। उसके बाद कहते हैं द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विल आइदर बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एंड दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, उसको ओवरऑल जो है वो हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। बट ये याद रखिएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में तो आपने देखना है कि वो हमारे पास आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो किस तरह से प्रिडिक्ट करना है। हमने यहाँ पे कहा कि हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, तो वो डिफरेंस क्या कैलकुलेट करना होता है, आया रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करना होता है या प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना होता है। तो बच्चे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल होती है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे चलते हैं। सर जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स होंगे। जी, एनर्जी रिलीजिंग एक्सोथर्मिक और ये स्टेबल होते हैं। हमने एक्टिवेशन एनर्जी में चैप्टर नंबर 11 में रिएक्शन काइनेटिक्स में ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर ली हुई है। ओके चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। जी जी सर डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट से हमें पता चलेगा कि ये एंडो एक्सो है। जी, मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है, इस दौरान हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो ये हमारे पास एक्सो करेंगे। माइनस जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने इसको एनर्जी देनी होती है, तो इसका हम लोग माइनस करते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स में से माइनस की इंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। अगर तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वेंडो होगी, और अगर नेगेटिव में आएगा तो वो एक्सो होगी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। कहते हैं जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। यहाँ पे एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर आना, मतलब एंडो अंदर, थर्म हीट मतलब हीट का अंदर आना, किस चीज के अंदर, सिस्टम के अंदर आना। तो कहता है हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहाँ से एमसीक्यूज पजल करके पूछे जा सकते हैं, लाइक हीट इज एब्सॉर्ब डैश द सराउंडिंग डैश द सिस्टम। तो फ्रॉम, बाय फ्रॉम, इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो एंडोथर्मिक होती है हीट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन एब्जॉर्ब करता कौन है, वो सिस्टम करता है। सो द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और कहाँ से होती है, फ्रॉम द सराउंडिंग, जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। मोस्टली ये जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। बच्चे रिवर्सिबल क्यों होते हैं? एंडो है, एंडो का मतलब क्या है, अंदर आना। हीट जो है वो हमारे पास सिस्टम के अंदर आ रही, मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो लीस्ट स्टेबल होती है। तो जब हमने सिस्टम के अंदर हीट को ऐड कर दिया है तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, और कोई भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर ये नहीं चाहती कि वो अपने आप को अनस्टेबल रख सके, तो वो फिर से कोशिश करेगी कि अपने अंदर से जो है वो हीट को रिलीज करेगी। तो जब हीट को रिलीज करती है तो ये हमारे पास रिवर्सिबल की कैटेगरी में जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो मोस्टली, मैं बार यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली, वर्ड्स के ऊपर गौर करनी, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ऑलवेज रिवर्सिबल। ज़्यादातर केसेस में हमारे पास रिवर्सिबल होता है। मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद चीज़ ना होती, और जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ खुद ब खुद अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना प्रेफर नहीं करती। एंडो का मतलब ही ये होता है कि अपने अंदर हीट लेकर आके अपने आप को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना। तो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। हम लोग ज़बरदस्ती करवाते हैं इस रिएक्शन को, तो ये हमारे पास जब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। और फिर ये हमारे पास आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब मसनूई होते हैं। कुदरत के अंदर ऐसा निज़ाम ही मौजूद नहीं है कि कुदरत जो है वो किसी भी चीज़ को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। ये हमारा अपना रोल होता है कि हम लोग खुद अपने ऊपर ज्यादती करें या दूसरों के ऊपर ज्यादती करके उनको जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं।
अदरवाइज कुदरत का जो भी सिस्टम चल रहा होता है आपको जिस तरफ भी लेके चलती है वो सारी की सारी आप लोगों को स्टेबिलिटी की तरफ ही लेकर चलती है। कुदरत आपको कभी भी जो है वो इस केस में नहीं लेके जा सकती और हमारे पास अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सके। इस, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोसेस होगा और नॉन रियल होगा, मतलब रियलिटी के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो ये हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं। स्लो रिएक्शन मतलब जब ज़बरदस्ती करवानी है किसी भी चीज़ के साथ तो वो इतनी जल्दी के साथ नहीं होता, वो स्लो स्लो रिएक्शन ही सारे के सारे प्रोसीड होते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने खुद से चीज़ करवानी होती है तो वो हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं। जबकि हम लोग एक्सोथर्मिक में देखेंगे स्टेबिलिटी की तरफ जाना हो तो वो हमारे पास चीज़ जो है वो खुद ब खुद ही जाती है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो वैसे भी स्लो ही होती हैं, मतलब हम लोग जब तक उसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते नहीं रहेंगे तो वो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। इस वजह से हम लोग उनको स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में लेकर आते हैं। इनकी जो इंथाल्पी होती है, इंथाल्पी क्या है कि इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब एच पी माइनस एच आर अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो अगर तो इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो है मीन टू से पॉजिटिव इंटीग्रल्स में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इंथाल्पी होगी वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हमें देखने को मिलती है। फिर कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। हम लोगों ने ग्राफ इसका डिस्कस कर लिया और हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ होगा। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं लिख रहा हूँ आर मीन टू से ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ एफ मीन टू से ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। उसके बाद कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है ये हमारे पास पॉजिटिव में होती है, एंडोथर्मिक होती है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है हमारे पास नेगेटिव में होती है। तो अगर हमारे पास आंसर ही पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी दी थी वो ज़्यादा थी और जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। इसी वजह से तो आप लोगों के पास इंथाल्पी जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल्स के अंदर देखने को मिल रही होती है। और फिर कहता है जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें वॉल ऑफ बीकर जो है वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो कोड हो जाती हैं। बच्चे याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो जब हम लोग एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं, लाइक मैं कहता हूँ मैंने एक रिएक्शन जो है वो एक बीकर के अंदर परफॉर्म करवाया, तो वो जो बीकर की वॉल्स होंगी ना वो भी हमारे पास सराउंडिंग के अंदर आती हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो हमारे पास सिस्टम की इंक्रीज होती है, जबकि जो वॉल्स होती हैं वो क्या आती हैं, हम लोग उनको सराउंडिंग के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। तो जो सराउंडिंग की एनर्जी होती है ना, जो सराउंडिंग की इंथाल्पी वो हमें कम ही देखने को मिलती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो बीकर की वाल्स होती है ना वो भी ठंडी हो जाती हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि सर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी अंदर आ रही है तो हमारे पास इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन बच्चे याद रखिएगा जो बाउंड्री होती है ना वो भी सराउंडिंग का ही हिस्सा होती है, मतलब जो वाल्स होंगी वो भी सराउंडिंग के अंदर आती हैं। तो जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो सिस्टम की होती है, मतलब जो सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ हमारे पास सोल्यूशन होगा, बीकर के अंदर पड़ा हुआ सोल्यूशन वो हमारे पास सिस्टम है, लेकिन उस बीकर की जो दीवारें हैं या फिर हमारे पास सूरज की सराउंडिंग है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ठंडी होती हुई हमें दिखाई दे रही होती हैं। और इसके अलावा एक बुक के अंदर भी लाइन लिखी हुई है, और बुक के अंदर लाइन क्या लिखी है कि जब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो जो हमारे पास हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता है और सराउंडिंग का कंटेंट जो है वो इंक्रीज होता है। बच्चे ये बात इस हिसाब से लिखते हैं, मतलब उसने क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है। जब हम लोग एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी आप लोग प्रोसीड करवाते हैं ना, तो मतलब हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स के अंदर तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग चूना बोलते हैं इसको जब हम लोग वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास होता है एक्टोथर्मिक सिस्टम, एक्टोथर्मिक प्रोसेस होता है कि ओवरऑल जब हम लोग बात करते हैं ना कि एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक की हमारे पास बात होती है ओवरऑल इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम की। लेकिन अगर आप लोगों का कभी इत्तेफाक हुआ हो कि आप लोगों ने कभी चूने को पानी में मिक्स किया हो तो अगर आप लोग उस बीकर को हाथ लगा के कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही हॉट जो है वो महसूस होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि शुरू शुरू में सिस्टम की जो इंथाल्पी होता है, जो टेम्परेचर होता है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास उसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होती जाएगी। तो हम लोग बोलते हैं कि जो ओवरऑल हम लोग
आइडेंटिफाई करते हैं एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक, वो पूरा जब रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। लेकिन हमारी बुक के अंदर जो लाइन लिखी है उसने वो लिखी है कि जैसे ही हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं ना, तो याद रखिएगा जो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम ज्यादा होता है, लेकिन जब एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इसका उलट होता है। मीन टू से एंडोथर्मिक रिएक्शन में शुरू में आप लोगों के पास हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कम होगा और सराउंडिंग का ज्यादा होगा, लेकिन जब ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिक में हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो है वो ज्यादा होगा, जबकि हमारे पास जो दूसरे होंगे हीट कंटेंट ऑफ द सराउंडिंग वो हमारे पास कम होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? सर ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड यू आर एक बार रिपीट करते पॉइंट, उसको थोड़ा समझा दें। ये साइड पे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से हमारे पास रिएक्टेंट स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। मतलब ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिखी हुई होती है, तो जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है वो एंडोथर्मिक में ज़्यादा होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन किस तरह से करते हैं, हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड बोलते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंथाल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम के अंदर ही क्लियर कट शो हो रहा है कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कम होगी। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं इनमें बॉन्ड इन प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं या लीस्ट स्टेबल होते हैं? लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ कि जो हमारे पास बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स होते हैं, बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, चूंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये हमारे पास लेस स्टेबल होंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास वीक होते हैं, जबकि बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, इन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक की कैटेगरी में जो है वो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर सर? जी? सर ये बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ज्यादा कैसे होगी सर? एंडोथर्मिक कोई भी हो सकता है ना, मतलब अगर दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो ही सकता है। तो हो सकता है, तो देखें उसकी दो रिएक्टेंट, फॉर्मेशन एनर्जी ज्यादा हुई ना। मतलब आपकी मुझे ये आप वाली कह रहे, जी जी, मुझे ये वाला सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज लोअर देन बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। देखिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, मतलब अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? वो उससे ऑब्वियसली उसे देनी पड़ती है सर, मतलब अब्जॉर्ब भी होती है। तो ये क्या होगा फिर, एंडोथर्मिक ही होगा। ये तो एंडोथर्मिक आ गया सर। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भी तो होता है कि दो रिएक्टेंट मिल के, मतलब उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है लेकिन वो है एंडोथर्मिक वो। मतलब आप कह रहे हैं कि ए प्लस बी मिले और ए बी बना दें? हाँ जी। तो और बच्चे ये एंडोथर्मिक हो सकता है। ए जो है, क्या मतलब ए के मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड नहीं होते? अच्छा, तो मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर हो गया वो, मतलब उसके जी, इंट्रामोलेकुलर भी होती हैं। वो इंट्रामोलेकुलर फिर भी उनकी बॉन्ड ब्रेकेज ही होगी। तो जाहिर सी बात है उनको तोड़ेंगे। देखें जब हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब आप लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमने जो सैचुरेटेड होता है वो चीज़ मुकम्मल तौर पे हमारे पास जितनी सल्यूट हाल होनी होती है वो हो चुकी होती है, लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के नतीजे में हमारे पास जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान हम लोग डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं, मतलब उनके दरमियान गैप्स आ जाती हैं जिसके अंदर सल्यूट जो है वो फर्दर इंट्रैप हो सकते हैं, तो सोलबिलिटी जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाती है, और इस केस में हम लोग उसको सुपर सैचुरेटेड डिफाइन कर रहे होते हैं। सो दैट सिमिलर केस इन केस जो आप कह रहे हैं कि ए प्लस बी मिले और हमारे पास ए बी बने, तो ए और बी इनके अपने भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो सकती है, लेकिन जो आप एग्जांपल बोल रहे हैं ये अगर हम लोग इसको इंटरमोलेकुलर के हिसाब से ही देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो
ए और बी की इटसेल्फ एनर्जी जो है वो जीरो होगी और हमारे पास ए भी आपस में कंबाइन करेंगे, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक की ही कैटेगरी में लेकर जाते हैं, अगर पर्टिकुलरली आप वाले एग्जांपल को मैं डिफाइन करना चाहूँ। लेकिन मैं फिर वही क्लियर कर रहा हूँ कि जो ए और बी आप अकेले अकेले बोल रहे हैं ना, इनके अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी आप लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल सकती हैं, और उन्हें एनर्जी अगर वो एंडोथर्मिक एग्जाम्पल में आता है तो ए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, बी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, फिर ए और बी को आपस में कंबाइन करके जो है वो हमें एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देती है। तो जो एनर्जी हम लोग दे रहे होते हैं ना तोड़ने के लिए, वो ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीजिंग इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके सर, ये तो आगे समझ। अब ये जो आपने बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट, ये लेस स्टेबल कैसे होगा? एंडोथर्मिक है ना, एंडो में एनर्जी ज़्यादा होती है सिस्टम की, और जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, वो लीस्ट स्टेबल होता है, मतलब वीक होगा, वो टूट जाएगा आसानी के साथ। ऐसा भी होता है सर? ऐसा ही होता है। सर थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका उलट। अच्छा, अगर हम लोग इसी को देखें तो इसके अंदर आप लोग फर्दर डेल्टा एच नेगेटिव होता है जो कि इंथाल्पी होती है, और इसको हम लोग कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा, जो हमारे पास डेल्टा एच होता है इसको हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारे पास डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई क्या होता है, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। एनी है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिख लें कि ई पी माइनस ई आर की इक्वल होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी। सॉरी, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, जो हम लोग इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, और जो इंथाल्पी का डिफरेंस होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। ये सिर्फ मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को क्लियर करने के लिए, बाकी इसको हमने डिटेल में पढ़ना है, इंथाल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इनको वन बाय वन करके डिस्कस करना है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप उनको यहाँ से मतलब पूछे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उस तरह से आप लोगों को ये पॉइंट्स एटलीस्ट हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए यहाँ से। जी बच्चे, फर्स्ट क्लास एनर्जी फॉर्मेट। जी जी। एनर्जी एट एंथैल्पी हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे। इंटरनल एनर्जी इंथाल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी वजह से तो आप लोगों की एक्सरसाइज का एमसीक्यूज आता है कि क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी, क्योंकि जो क्यू पी होता है वो इंथाल्पी होती है डेल्टा एच। मैम आगे जाके आपको ये चीज़ है वो क्लियर करते हैं इंशाल्लाह, मतलब आप लोगों की एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। चले आगे। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सारे का सारा उसका उलट होगा। कहता है हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, कि हीट जो है वो रिलीज होती है सिस्टम से, या हम लोग ये कह सकते हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। एक ही बात है लेकिन बयान करने का अंदाज जो है वो डिफरेंट है। एक हमने लिख दिया कि हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, फिर मैं कह रहा हूँ कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम रिलीज कर रहा है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो ठीक होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सोथर्मिक। मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं मतलब एनर्जी को रिलीज करते हैं, अपना एनर्जी कंटेंट कम कर देते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, जो चीज़ स्टेबल हो जाती है वो कोशिश ही नहीं करती कि वो वापस रिएक्टेंट्स की तरफ जाए, मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये हमारे पास है वो इरिवर्सिबल की कैटेगरी में जो है वो हमारे पास आ जाता है। फिर कहता है ये हमारे पास मोस्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, मतलब एक बंदा बिल्कुल जो है वो अनस्टेबल पड़ा हुआ है, तो वो खुद ब खुद कोशिश करेगा कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करे, वो अपने एनर्जी कंटेंट को कम करने की कोशिश करेगा, तो इसका हम लोग जो है वो स्पॉन्टेनियस। लेकिन फिर वही बात आती है कि मैंने साथ में मोस्टली मोस्टली का वर्ड लिखा हुआ है, मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि ऑलवेज। केमिस्ट्री के अंदर ऑलवेज का वर्ड इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बात हम एक दिन करते हैं तो दूसरे दिन हमें उसका नलिफाइड एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा होता है जो इस चीज़ को बिल्कुल ही ख़राब कर रहा होता है। एनी हाउ नेक्स्ट देखें तो ये रियल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कुदरत के अंदर होने वाले होते हैं, चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना कुदरत का काम होता है, और ये हमारे पास हमें देखने को मिल रहे होते हैं सारे के सारे प्रोसेसेस। और ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं, मतलब अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ खुद ही चीज़ें चली जाती हैं और तेज़ी के साथ चली जाती हैं, पता ही नहीं लगता कैसे रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं। फिर इनकी जो इंथाल्पी होती है वो हमारे पास लेस देन जीरो होती है, मीन टू से नेगेटिव के अंदर हमें इनकी वैल्यूज देखने को मिल रही होती हैं। फिर यहाँ पे कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। तो वही हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की इंथाल्पी है, इनकी ज़्यादा है, और जो प्रोडक्ट्स की इंथाल्पी है वो हमारे पास कम है।
तो ये आप लोगों के पास जो है वो रिवर्स की इंथाल्पी आ चुकी है, और ये हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी इंथाल्पी कह रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है, मतलब जो रिलीजिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। तो ये वाला पॉइंट। फिर कहता है कि वॉल्स ऑफ बीकर जो कि सराउंडिंग होती हैं, और हमें पता है एक्टोथर्मी में सराउंडिंग का जो सिस्टम होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट हमें देखने को मिला होता है। फिर जो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं एसआई के अंदर वो हमारे पास जॉल, और अगर उसके ग्रेटर यूनिट्स इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास जो है वो किलो जॉल जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही जो लास्ट में हमने 4 बातें लिखी थी यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, और ये कब होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और जो हमारे पास डेल्टा ई होगा वो भी नेगेटिव में ही होगा, और ये कब होता है हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर यहाँ पे बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्टेबल होंगे सर, स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी ना। जी, बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इन दिस केस स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो इन दिस केस हमें वीकर देखने को मिले होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चों समझ आ यस रही है कि नहीं आ रही? सर लास्ट पॉइंट दोबारा प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग वाले। बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी पहले ज़्यादा थी लेकिन सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज हो गई तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम रह चुकी है। और जब एनर्जी कम होती है ना वो चीज़ स्टेबल होती है, जो चीज़ स्टेबल होती है मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेबल है। स्टेबल से मुराद ये है कि इसके जो बॉन्ड्स होंगे ना प्रोडक्ट्स के दरमियान वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगे, जबकि इसमें जो रिएक्टेंट थे वो अनस्टेबल थे, उनकी एनर्जी ज़्यादा। आप लोगों को डायग्राम के अंदर भी देखने को मिला है कि जो रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है वो हमारे पास क्या है, वो ज़्यादा है। जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी मीटू से वो हमारे पास अनस्टेबल होती हैं, जब अनस्टेबल होती है तो उनकी जो हमारे पास बॉन्ड मतलब वो होती है एनर्जी वो हमारे पास हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास वीकर होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। क्लियर सर। सर ये इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी जो है इनका एक ही है, यानी जी यानी एक नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव ही होगा। जी जी जी। यस सर। उसके बाद एग्जांपल देख लें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हमारी बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल गिवन है, अगर एक्सोथर्मिक देखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक एग्जांपल में आता है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक एग्जांपल, फ्रीजिंग। मतलब इनको आप लोग क्रैम कर लें जिस तरह से मर्जी कर लें। हमारी बुक के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स गिवन है ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की, वो आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। इनको देख लें, कॉन्सेप्ट्स बना लें जिस तरह से भी बनाने हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि एक्सोथर्मिक एग्जांपल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दो तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर लिखे हुए हैं ना कि कंबस्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। फिर हम लोग जब तीसरी इंथैल्पी पढ़ते हैं वो हमारे पास होती है एटमाइजेशन की, वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंडोथर्मिक में, कि जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है ये भी हमारे पास क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। बाकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, इंथैल्पी ऑफ, एटमाइजेशन क्या होता है? ये पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर, आगे इंथैल्पीज आनी है सारी की सारी। मतलब कि कोई भी हमारे पास गैशियस जो है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स पड़ी हुई हों, मतलब किसी भी सब्सटेंस का अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट से उठ के 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना देना गैशियस फॉर्म के अंदर, उसको जो है वो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास, एक मिनट, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट इंथैल्पीज को भी पढ़ना है तो फिर उसके अंदर हम लोग इनको चीज़ों को क्लियर करते हैं। हर एक इंथैल्पी का हम लोग डिफरेंस क्लियर करेंगे, किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी इंथैल्पीज इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, इसमें किसी भी किस्म का इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं दो, कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। और फिर कहता है कि हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल ऑफ दी। डेल्टा। all of these. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वॉल ऑफ, सेकंड वन क्या होगा, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंक्रीज
मे बी Increase. इंक्रीज, मे बी और मे बी डिक्रीज होगा। वो कैसे? बीटा आएगा सर। डिक्रीजेस। बच्चे एंडोथर्मिक है ना, तो एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डिक्रीज आ जाएगा। ये क्लियर है? सर एनर्जी जब अब्जॉर्ब होगी तो वो इंक्रीज नहीं होगी। बच्चे रिएक्टेंट लिखा है, प्रोडक्ट तो लिखे नहीं है। ओके सर। सर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो उनके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी। हीट कंटेंट उनकी अपनी, मतलब हीट कंटेंट क्या होता है रिएक्टेंट्स का? रिएक्टेंट जो है एंडोथर्मिक में वो स्टेबल होते हैं। ओके सर। सर इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है ये। जी। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। कहते हैं बुक एग्जांपल लिख रही हैं, वही मैंने यहाँ पे बुक की लाइंस उठा के लिख दी हैं। कहता है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी वो कम है या ज़्यादा है? हम तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इनको तोड़ने के लिए मतलब जो हमने एनर्जी दी वो हमारे पास कम होगी, और जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हुई है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वाटर के केस में, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में जो है वो आ रहा होता है। फिर कहता है द कंबस्शन ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। किसी भी चीज़ की कंबस्शन होगी वो एंडो एक्सो ही होगी, हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर भी जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कहता है इन दी हैबर प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह से इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल के अंदर फर्दर देखें तो ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि N2+3H2 कंबाइन होकर हमारे पास 2NH3 बनाते हैं। उसकी जो डेल्टा H होती है वो -41.6 किलो जूल पर मोल होती है। जो 8th यूनिट है उसके अंदर उसने -92 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन वो किलो जॉल के अंदर लिखा है, मीन से वो जो वैल्यू है वो 2 मोल्स के लिए है, लेकिन अगर आपसे वो 1 मोल के लिए पूछता है तो N2+3H2 मिलकर 2NH3 बनाए तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर 1 मोल होगी वो -41.3 होती है, लेकिन अगर दोनों मोल्स की बात करें तो वो हमारे पास 92.6 या फिर 92.4 इतनी ही वैल्यू है वो आप लोगों को देखने को मिल रही होती है। इज इट क्लियर? यस। फिर कहता था डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना है मतलब तोड़ना है। तोड़ना है, जब किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, डिकम्पोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। फिर देखें, कहते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड द नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो एब्जॉर्ब होती है 180.51 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ये सारी की सारी बुक की ही एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है कि बुक के अंदर एटलीस्ट जितने रिएक्शन लिखे हुए हैं ना चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये किस किस के एग्जांपल के अंदर जो है वो हम लोगों ने कोड किए हुए हैं। तो इस तरह से जो है वो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो आप लोगों की फर्दर जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो एंडो एक्सो का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो जाता है। आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट रहता है टॉपिक स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का। इनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब खुदा खुद होने वाला, टेक्स प्लेस विदाउट एनी आउटसाइड रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी किस्म की हेल्प आउट नहीं ले रहा और ये हमारे पास रिएक्शन खुद ही प्रोसीड होगा। इट मूव्स फ्रॉम द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हमारे पास मतलब पहले नॉन इक्विलिब्रियम से मुराद क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हुआ हुआ होता है। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ, मतलब अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके चला जाता है। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ हमारे पास चला जाता है। ये रियल होता है और नेचुरल प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो खुद होने वाला हो वो नेचुरल कुदरत के अंदर ही होता है हमारे पास। फिर यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब अनस्टेबिलिटी से ये स्टेबिलिटी की तरफ तो चला जाता है, लेकिन फिर स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेगा। तो ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होता है और इरिवर्सिबल होता है। अगेन आगे आप लोग लिख सकते हैं कि ये जनरली ही होता है, नॉट ऑलवेज।
फिर आगे कहता है कि रिएक्शन विच नीड एनर्जी टू स्टार्ट बट वंस इट इज स्टार्टेड प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हमारी बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्सप्लेन इट। हमें उसे जलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हम लोग माचिस की तीली लगाएंगे तो वो बर्न होना स्टार्ट होती है, लेकिन एक दफ़ा जला दिया वो फिर आगे खुद ही जलती जाएगी, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में ही आ रहा होता है। तो दो बंदों में लड़ाई करवानी हो, जाकर थोड़ी सी तीली लगानी होती है, बाकी वो खुद ही लड़ जाते हैं, वो भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल में आ रहा होगा। फिर ये हमारे पास यूजुअली RXN एक्सोथर्मिक क्या है प्रोसेसेस सर? होते हैं। RXN रिप्रेजेंट रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ओके सर। ये यूजुअली एक्सोथर्मिक होते हैं, नॉट ऑलवेज, लेकिन यूजुअली जो है ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक ही होते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाले जो खुद ब खुद होगी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, और स्टेबिलिटी एंडो और एक्सो में से एक्सो के साथ ही जो है वो हमारे पास रिलेट कर रही होती है। फिर कहता है फॉर्मेशन ऑफ Na इज स्पॉन्टेनियस इन प्रेजेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म, मतलब हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो और हमारे पास NO बने। अब देखें, जब हमारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलती है और ऑक्सीजन भी देखने को मिलती है, लेकिन ये आपस में कंबाइन करके NO बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो N2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन जब थंडर स्टॉर्म चलता है, मतलब आंधी तूफान वगैरह चलते हैं, तो जो बिजली गरजती है, तो उस केस में जो नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाते हैं, मतलब हमने बॉन्ड्स को तोड़ दिया, फिर वो खुद ब खुद ही आपस में मिल रहे हैं, तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ Na स्पॉन्टेनियस इन प्रेजेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म। अदरवाइज फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है, वो हमारे पास जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होता, मतलब हमें बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं। लेकिन जब हम थंडरस्टॉर्म की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएंगे, मतलब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि इन प्रेजेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म, तो याद रखिएगा जो फॉर्मेशन ऑफ NO है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आ रहा होता है। इसी तरह से वेपोराइजेशन जो है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कहता है दीज बोथ आर स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो वेपोराइजेशन और डाइसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड हैं, ये हमारे पास होते, मतलब होते तो स्पॉन्टेनियस हैं, लेकिन होते कौन से? ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं। शुरू में हमने क्या कहा था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ये हमारे पास यूजुअली एक्सोथर्मिक होते हैं। फिर इसको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन किया गया कि जो हमारे पास वेपोराइजेशन और डाइसोल्यूशन होती है अमोनियम क्लोराइड की, इसको हम लोग जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की कैटेगरी में जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। मतलब ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक ही हों। हमारे पास स्पॉन्टेनियस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। हमारी बुक के अंदर दो ही एग्जांपल थे, एक वेपोराइजेशन का, डाइसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आ जाते हैं। कहता है रिक्वायर्स टू एक्सटर्नल फोर्स टू प्रोसीड, इन्हें बाहर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए। ये हमारे पास आर्टिफिशियल होते हैं और नॉन रियल होते हैं, मतलब खुद ब खुद नहीं होते, और ये रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं खुद ब खुद नहीं होते, हम लोग उसे एनर्जी देते हैं जनरली रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। जब एनर्जी देंगे तो वो चीज़ अनस्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है, तो चीज स्टेबिलिटी से जब अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो वो दोबारा से कोशिश करेगी कि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आए, तो हम लोग कहते हैं कि ये जनरली हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। फिर यूजुअली एंडोथर्मिक, अगेन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जाहिर सी बात है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो यूजुअली एंडोथर्मिक होते हैं, ये भी ऑलवेज नहीं होते। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल एटेस्ट्रा, मतलब पानी को नीचे से ऊपर फेंकना, तो हमें अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, या फिर मोटर पंप की मदद से हम लोग एनर्जी देते हैं, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ NO, अब फॉर्मेशन ऑफ NO दोनों तरह से है, स्पॉन्टेनियस भी और नॉन स्पॉन्टेनियस भी। मैंने क्लियर कर दिया कि अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ NO इटसेल्फ खुद से करवाना चाहते हैं तो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस, हमें होने की एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने थंडरस्टॉर्म की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना होगा तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। इज इट क्लियर? सर ये Yes, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एक बार रिपीट करें। यार जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, मतलब खुद ब खुद होने वाले, पहले क्या होता है कि मतलब एक चीज़ पड़ी हुई है, सपोज करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा, मतलब जब चीज़ चलती होती है ना तब हमारे पास सिस्टम जो है वो प्रोसीड करता है। तो जब कोई भी एक चीज़ रुकी हुई है तो हम लोग इसको कहते हैं कि हमारे पास नॉन इक्विलिब्रियम की स्टेट में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर इसे याद आता है कि ये अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकता है। तो ये हमारे पास पहले क्या पड़ा हुआ, फिर रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ, ये अपने आप को किसी भी रिएक्शन की तरफ नहीं लेके जाता। हम लोग कहते हैं कि ये रेस्ट के ऊपर है
और रेस्ट के ऊपर आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट नहीं करता। फिर ये क्या करेगा, ये अपने आप को चलाना शुरू कर देगा और चलाते चलाते हमारे पास जो है ये अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ लेके जाना शुरू कर देगा। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास देखें, अगर आपके पास वाटर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वाटर अगर अकेला पड़ा हुआ है और ये आप लोगों ने ऊपर रखा हुआ, एक ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक ही दफ़ा जो है वो सारी की सारी चीज़ें वो जम करके हमारे पास नीचे आ जाएगी, बल्कि वो ऐसा ऐसा फ्लो करके जो है वो हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ भी जो है वो हमारे पास आ रही होती है, जैसे स्प्रिंग्स वगैरह की एग्जाम्पल आ रही होती है। तो वो सारी की सारी अगर पहले एक स्टॉप पड़ी हुई है तो वो हमारे पास नॉन इक्विलिब्रियम है, लेकिन बाद में जब वो चलना शुरू कर देती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल के अंदर आती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। सर NO की फॉर्मेशन बता दें, दोनों में डिफरेंस क्लियर कर दें। स्पॉन्टेनियस जो खुद खुद होगी, देखें N2 + O2 इन्होंने कंबाइन करके हमारे पास बनानी होती है 2NO। अगर तो हम लोग जनरली मतलब जो कोई भी हमने कंडीशन अप्लाई नहीं की, तो ये क्या होती है, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। जनरली ये क्या होगा, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये खुद ब खुद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो N2 होता है ना, इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हम लोग खुद से एनर्जी देंगे तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जब थंडरस्टॉर्म आंधी चलती है या बिजली गरजती है, तो उस केस में हवा के अंदर पड़ी हुई जो नाइट्रोजन होती है, उसका जो नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, मतलब ये वाले बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। इसी तरह से जो ऑक्सीजन के बॉन्ड हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके 2NO बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमें सिर्फ ये खुद से ही सारे का सारा प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ एक दफ़ा जो थंडरस्टॉर्म आंधी वगैरह आई है, एक ही दफ़ा हमने उसको पावर दी है बाहर से स्टार्ट करने के लिए, तो उसने सारे के सारे बॉन्ड जो है तोड़ दिए, तो उसके बाद वापस में कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। जी, बट वेपराइजेशन और इवेपोरेशन एक ही है, लिक्विड से चले जाना वेपर की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गिब्स एनर्जी। अच्छा, गिब्स एनर्जी से पहले आप लोगों को जहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग लिखा हो उससे ऊपर जो पैराग्राफ है उसकी सेकंड या फिर थर्ड लास्ट लाइन होगी, उसने वहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है फ्री एनर्जी का। याद रखिएगा, जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका एंड और एक्सो के साथ किसी भी किस्म का रिलेशन जो है वो हमारे पास नहीं होता। ये देखना कि हमारे पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए कहता है कि एनर्जी विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, उसको देखने के लिए हमारे पास जो है हम लोग गिब्स एनर्जी का सहारा ले रहे होते हैं। ये एक स्टेट फंक्शन होती है, इसे भी छोड़ें बेशक, लेकिन आपके लेवल तक यही चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर तो फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बुक के अंदर जो फ्री एनर्जी लिखी हुई है वो बेसिकली गिब्स एनर्जी ही होती है। गिब्स साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अगर तो वो वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी तो वो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हमें देखने को मिल रहा होता है। या फिर आप लोग ये कह लें कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नहीं आएगा, हम लोग इसको बेसिकली स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस देखने के लिए चेक करते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगेन रिपीटिंग के ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है और ना ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों के बुक में फ्री एनर्जी का वर्ड लिखा हुआ था, वो बेसिकली फ्री एनर्जी का मतलब क्या है उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे किस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत दे दिया है। तो ये बात है वो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। पॉजिटिव हमेशा इसलिए स्पॉन्टेनियस तो नहीं ना होगा, नहीं नहीं, वो इंथैल्पी जनरली ऑफ लिखा हो रिएक्शन सकता होती है। नहीं नहीं, ये जो वैल्यू होगी ना, मतलब गिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, और वैल्यू नेगेटिव में होगी किसकी, गिब्स एनर्जी की। हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी की बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई और चीज है जो हमने पढ़ी नहीं। जी, इंथैल्पी और है, गिब्स एनर्जी और होती है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। ये जो आपने लिखा है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये भी ठीक है इसके लिए या फिर ये नहीं गलत? नहीं, ये मैंने खत्म कर दिया, मतलब इस एंड और एक्सो के बारे में बताते नहीं है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बताते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, MCQ ही है कि जो हाइड्रोजनेशन होती है
अल्फा ऑप्शन है, ये एंडो होगी और स्पॉन्टेनियस होगी, एंडो होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसके बाद चार्ली में है कि एक्सो होगी और स्पॉन्टेनियस होगी, या फिर डेल्टा में है कि एक्सो होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगा राइट ऑप्शन? हाइड्रोजनेशन मतलब हम लोग अल्कीन से अल्केन बना रहे हैं। एक्सो। एक्सो। चार्ली। राइट ऑप्शन डेल्टा। बच्चे याद रखिएगा, इसका जो चार्ली। राइट ऑप्शन इसका डेल्टा है। ये एक्सोथर्मिक होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद ही नहीं होती। यहाँ पे हम लोगों ने आप लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोग टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग निकल वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो टेम्परेचर होता है ना, हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे आप लोग इस टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी को ख़त्म करते हैं तो वो रिएक्शन भी जो है वो हमारे पास स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप लोगों ने इसको इतनी कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी, बाहर से रेडिएशन नहीं देनी, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नेगेटिव में तो होती है, एक्सो से हमें पता लग गया, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, हमें कैसे पता लग रहा है कि इसकी ये जो वैल्यू आप लोगों को 200 या फिर 300 आप लोगों पर टेम्परेचर लिख रहे होते हैं, तो ये हमारे पास जो है हम लोग कह रहे होते हैं। और अगर हम एंडो लेंगे तो फिर एंडो नहीं होना चाहिए। क्यों? ये 200 to 300 हम दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। लेकिन वो इंथाल्पी तो नहीं ना, इंथाल्पी एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास हासिल होती है। जो बॉन्ड बन रहे होते हैं ना, उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है। इससे भी ज्यादा जितनी हम दे रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। सर अगर हम इंथाल्पी के लिए लेंगे तो फिर सी ऑप्शन आएगा। इंथाल्पी के लिए स्पॉन्टेनियस कैसे होगा ये? ये कर दूं रेज? नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि चंद एक इंथाल्पीज ऐसी होती हैं जो हमारे पास एंडो भी हो सकती हैं और साथ में एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं। तीन तो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है ना, मतलब इसी यूनिट के अंदर। इंथाल्पी फॉर्मेशन, ये क्या है? ये एंडो भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है। इंथाल्पी फॉर्मेशन नंबर 2 पे हमारे पास है वो इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाती है। नंबर 4 पे हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी जो है, ये भी हमारे पास एंडो भी होती है और एक्सो भी होती है। नंबर 5 पे आप लोगों के पास जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर में आप लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन वो लिखते कहते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब और रिवॉर्ड। तो ये भी हमारे पास एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी हो सकती है। और इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये भी एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी हो सकती है। लाइक आप लोग कहते हैं कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव वाई, सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव वाई। तो ये क्या है? ये हमारे पास एंडो और एक्सो दोनों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फर्स्ट वैल्यू भी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में हो सकती है। लाइक नोबल गैसेस की तो जीरो आ जाती है। जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो हमारे पास होती है वो पॉजिटिव में हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वगैरह की वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही होती हैं। तो ये बेसिकली इनके दो डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। आगे चलें। फॉर्मेशन क्या होती है सर? यार मैं आपको बताया कि ये सारे के सारे सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, बाकी इंथाल्पीज आगे पढ़नी है, हम लोग वहाँ पे जाके सारे के सारे देखते हैं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ फॉर्मेशन से मतलब क्या है ये किसी प्रोडक्ट खास की फॉर्मेशन। इंथाल्पी फॉर्मेशन जिसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट्स को फिजिकल स्टेट में मिलाते हैं और उनसे वन मोलर प्रोडक्ट हासिल कर रहे होते हैं, तो इसके इंथाल्पी फॉर्मेशन बोलते हैं। लाइक हाइड्रोजन का गैसेस में लेना और ऑक्सीजन का गैसेस में लेना, इनको कंबाइन करके वाटर का बना देना, तो हमारे पास इंथाल्पी फॉर्मेशन
अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम बाउंड्री एंड सराउंडिंग। कहता है मटेरियल यूज फॉर टेस्ट इन लेबोरेटरी, इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। किसी भी जगह पे हम लोग किसी भी चीज़ को एग्जामाइन करें, लाइक अगर मेरे सामने मेरा लैपटॉप पड़ा है तो मैं लैपटॉप को एग्जामाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरा लैपटॉप क्या है, वो मेरे पास क्या होगा, मेरा सिस्टम होगा। लेकिन इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, ये हमारे पास सराउंडिंग की कैटेगरी में आ रही होती हैं। तो कहता है पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडीज कॉल्ड सिस्टम एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। और रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है वो बाउंड्री का नाम दे रहे होते हैं। मतलब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली चीज़ जो है वो हमारे पास बाउंड्री कहलाती है। देर इज नो बाउंड्री फॉर द सराउंडिंग बट देर इज ऑलवेज बाउंड्री फॉर अ सिस्टम। सिंपल सी लाइन है। मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास लैपटॉप है तो ये जो लैपटॉप की वॉल्स वगैरह होंगी ये मेरे पास इसकी बाउंड्री आ जाती है। मतलब ये बाउंड्री है जो कि मेरे लैपटॉप को सराउंडिंग से अलग कर रही है। लेकिन सराउंडिंग की किसी भी किस्म की बाउंड्री नहीं होती। मतलब आप लोग ये नहीं कह सकते, मैं अगर कमरे के अंदर बैठा हूँ तो आप कहेंगे जी जो कमरे की दीवार है वो हमारे पास जो सराउंडिंग है इसकी बाउंड्री नहीं। मेरे पास कमरा भी सराउंडिंग है और इसके कमरे के बाहर जितनी भी जगह वो भी सारी की सारी सराउंडिंग ही होगी। तो सराउंडिंग के लिए बाउंड्री नहीं होती, लेकिन सिस्टम के लिए आप लोगों को लाजमी तौर पे वहाँ पे कोई ना कोई बाउंड्री जो है वो देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट सेकंड कहता है बाउंड्रीज आर पार्ट ऑफ सराउंडिंग। ये मैंने आपको शुरू की स्लाइड में भी क्लियर कर दिया था कि बाउंड्री इटसेल्फ जो है वो हमारे पास पार्ट ऑफ सराउंडिंग ही हमें देखने को मिलता है। मतलब एक सिस्टम टर्म होती है और एक सराउंडिंग होती है और एक बाउंड्री होती है। जो बाउंड्री है वो भी सराउंडिंग का ही पार्ट होती है हमारे पास। तो यहाँ तक सिस्टम बाउंड्री और सराउंडिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को जो चीज़ें पता होनी चाहिए तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, हम लोग आगे चलते हैं। Yes, sir, clear. कहते द कलर ऑफ जिंक एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। ये हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा हुआ है। अल्फा Charlie. ब्लू। टोटल मिला के चले लाइक चार्ली। बच्चे इसका आंसर जो है वो चार्ली होगा। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका ब्लू कलर होता है। जब हम उसके अंदर जिंक ऐड कर देते हैं तो फिर हमने पढ़ा था कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर। फिर मैंने आपको उसका आंसर बताया था कि ये क्यों होता है, रिडक्शन ऑफ Cu+2 की वजह से। मतलब Cu+2 की वजह से उसका ब्लू कलर होता है। लेकिन जब वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है Cu+2 कॉपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कलर उसका डिसअपियर हो जाता है, तो वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कलरलेस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कलरलेस आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है बर्निंग ऑफ कैंडल इज। स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. तो ये स्पॉन्टेनियस होगी। आल्दो हमें इसको जलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है लेकिन सिर्फ एक ही दफ़ा देनी पड़ती है, फिर बाद में खुद ही रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में जो है वो हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट देखें स्टेट एंड स्टेट फंक्शन। अच्छा जी, कहता है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। मतलब मेरे पास एक सिस्टम है, मैं कहता हूँ मैंने बीकर के अंदर रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। तो उस बीकर के अंदर मेरे पास जितने भी रिएक्टेंट्स वगैरह किस हालत, स्टेट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, हालत होना। कंडीशन का लफ्ज़ी मतलब भी हालत होना। मतलब एक सिस्टम की हालत क्या है, वो किस स्टेट के ऊपर पड़ा है, किस स्टेट के अंदर पड़ा है, इस चीज़ को जो है वो हम लोग स्टेट ऑफ अ सिस्टम का नाम दे देते हैं। कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर चेंज इज कॉल्ड स्टेट। डिस्क्रिप्शन मतलब वजाहत करना कि एक सिस्टम जो है उसकी चीज़ें, मतलब हम लोग कहते हैं कि मैंने एक रिएक्शन करवाना है, मैंने पानी को गर्म करना है, तो गर्म करने से पहले हमारे पास उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा, वो उसकी स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाती है। और फिर पानी को गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये भी हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाती है। लेकिन वो दो वैल्यूज होती हैं, आपकी बुक के अंदर भी लिखी हैं कि जब इनिशियल कंडीशन होती है, मतलब उसको टेम्परेचर देने से पहले जो उसकी हालत थी, टेम्परेचर कम था, तो वो मेरे पास T1 कहलाएगी इनिशियल कंडीशन। और फिर आफ्टर एनी चेंज द कंडीशन इज कॉल्ड द फाइनल स्टेट। फिर मैं उसको गर्म करता हूँ, मैं नीचे से हीट दे देता हूँ, मैं उसको किसी भी किस्म की फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके उसको हीट कर रहा हूँ, मतलब किसी भी तरह से उसको हीट कर रहा हूँ। लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो स्टेट चेंज होने के बाद हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पास अब क्या कहला रही है, हम लोग इसको फाइनल स्टेट का नाम दे रहे होते हैं। फिर कहते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शन एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास स्टेज ऑफ अ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि वो किस तरह से जो है वो चेंज हमें देखने को मिल रही होती है, बल्कि ये खुद ब खुद मतलब किसी भी तरह से वो चेंज हमें दिखाई दे है, जो है वो नज़र आ सकती है। लाइक मैं कहता हूँ हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। अब मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं या कम करूं, मैं किसी भी तरह से कर सकता हूँ। मैंने अगर वॉल्यूम को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ा के उसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं प्रेशर को डिक्रीज करके उसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। मतलब हमारा कंसर्न किस चीज़ के साथ है, हमारा कंसर्न है सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज करने के साथ। लेकिन वो कैसे हो रहा है,
उससे हमारा किसी भी किस्म का कंसर्न जो है वो हमारे पास नहीं होता। जिस तरह से आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के, जो हमारे पास डिपेंडेंट ही नहीं होता उसको कंजर्वेटिव, मतलब किस तरह से हम लोगों ने अडोप्ट पाथ को अडोप्ट करना है चेंज लाने के लिए, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो ये हमारे पास जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेट फंक्शन होगी। तो कहते हैं इसकी डेफिनेट वैल्यूज होती हैं फॉर इनिशियल एंड फाइनल, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडोप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। कि हम पर चेंज लेकर किस तरह आ रहे हैं इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज। हमारा कंसर्न जो है वो उस चीज़ के साथ होना चाहिए। फिर इसकी एग्जांपल जो है बुक के अंदर लिखी हुई 5 हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। तो इसको पीटीवी एक्सीलेंट हैकर निमोनिक ही है। पी से प्रेशर, टी से टेम्परेचर, वी से वॉल्यूम, एक्सीलेंट के इस इंथैल्पी को याद रखेंगे। एच से आप लोगों के पास डेल्टा एच जो है जिसको आप लोग इंथैल्पी बोलते हैं। ई इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं, तो ये आपको याद रखेंगे। फिर कहता है कि ऑलवेज यूज द कैपिटल लेटर टू रिप्रेजेंट अ स्टेट फंक्शन। और मैनी स्टेट फंक्शंस, काफ़ी सारी स्टेट फंक्शन जो है वो आपस में कंबाइन होंगी तो हमारे पास एक स्टेट बनती है। लाइक अगर मेरे पास एक बेकर के अंदर जो है वो सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो उस सोल्यूशन का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, उसका टेम्परेचर भी होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर भी लग रहा होगा। मतलब काफ़ी सारी स्टेट फंक्शंस हैं, लेकिन वो मिलके हमारे पास एक स्टेट बनाती हैं, हमारे पास एक सिस्टम बनाती हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ों के अंदर लेकर आती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि स्टेट फंक्शन जो है वो इटसेल्फ पार्ट होते हैं एक स्टेट का। तो काफ़ी सारी स्टेट फंक्शंस मिलेंगी तो हमारे पास एक स्टेट बनती है। तो इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी स्टेट फंक्शन जो है वो देखने को मिल सकती हैं। इज इट क्लियर? सर ये स्टेट फंक्शन नहीं समझ आ रहा सर, एक बार repeat कीजिए। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन कि हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, जो सिस्टम की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज होती है, लेकिन हमारा इस चीज़ के साथ गरज नहीं होता कि वो चेंज किस तरह से हो रही होती है, उसको हम लोग वो स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसी तरह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, उसकी इंथैल्पी चेंज हो सकती है, उसकी गिब्स एनर्जी चेंज हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब जो चेंज हो सकती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वे नहीं होता उनको चेंज करने का, वो किसी भी तरह से चेंज की जा सकती हैं, उनको हम लोग जो है वो स्टेट फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं। सर जी सर एंट्रोपी और जो गिब्स एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन नहीं है? गिब्स एनर्जी भी स्टेट फंक्शन ही है, और लेकिन वो एंट्रोपी? सिलेबस एंट्रोपी भी है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि मैंने ये सिर्फ जो पीटी एक्सीलेंट है का लिखा, ये बुक के अंदर जो चीज़ें हैं ना हमारी बुक के अंदर यूनिट के अंदर, वो मैंने लिखी हैं। गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी ये दोनों की दोनों हमारे पास स्टेट फंक्शन ही हैं। सर ये सिर्फ वॉल्यूम जो है वो स्टेट फंक्शन है या चेंज इन वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है? डेल्टा वी या अकेला वी? डेल्टा वी स्टेट फंक्शन होता है, वी अकेला नहीं होता। हम लोग बात ही फाइनल और इनिशियल की करते हैं। यस सर। मतलब आप लोग यहाँ पे टर्म्स डेल्टा पी ही पढ़ेंगे, डेल्टा एच ही पढ़ेंगे। एंट्रोपी के लिए डेल एस का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, डेल्टा टी हम लोग पढ़ते हैं, डेल्टा वी पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो स्टेट फंक्शन की एग्जांपल के अंदर जो है वो हमारे पास आ रही होती हैं। कहता है विच फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वर्क आ जाएगा। डेल्टा पी है हमारे पास, डेल्टा एच है, डेल्टा एस है, क्यू आ जाते हैं, डेल्टा टी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हम लोग कहते हैं कि डेल्टा वी आ जाएगा। और वर्क डन अगर हम लोग कहें, उसके बाद हम लोग कहें डेल्टा ई आ जाता है, या फिर हमारे पास गिब्स एनर्जी आ जाती है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं होंगी? चार्ज और वर्क। चार्ज कौन सा है इसमें से? सर क्यू। क्यू क्यू हीट है ना? हीट है। हीट और वर्क। जी, डेल्टा पी प्रेशर, डेल्टा एच इंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी का बोला जाता है, डेल्टा टी टेम्परेचर, डेल वी वॉल्यूम, डेल इंटरनल एनर्जी और साथ में गिब्स एनर्जी। ये सारी की सारी आप लोगों के सामने मैंने लिखी हुई हैं।
उसके बाद देखें टर्म है हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, आप लोगों को काम आएगी जब हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस वगैरह पढ़नी है। तो यहाँ पे देखें कहता है कि जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है, इट एक्सप्रेस द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान हमारे पास हीट इवॉल्व होती है या फिर absorb होती है, इसको हम लोग जो है वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। इसके नोटेबल फीचर जो है वो आप लोगों को कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। बच्चे याद रखिएगा, जब भी आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी होती है ना, मतलब हम लोग जब भी आगे जाके पढ़ते हैं रिएक्शंस वगैरह, तो उनके अंदर हम लोग फिजिकल स्टेट्स को लाजमी तौर पे मेंशन कर रहे होंगे। कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हाइल राइटिंग दिस इक्वेशन बिकॉज चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट इज आल्सो कंपेन्ड बाय द एंथैल्पी चेंज। लाइक हम लोग कहते हैं कि वाटर लिक्विड है और इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वाटर जो है वो गैशियस है। तो जो वाटर गैशियस होगा इसकी एंथैल्पी और होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो और होती है, और जो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी एंथैल्पी जो है वो और होती है। तो कहते हैं आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ हमें उनकी फिजिकल स्टेट्स का बताना जरूरी होता है कि हमारे पास इस वक्त रिएक्टेंट जो है वो किस फिजिकल स्टेट में पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग वहाँ पे वो लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास हम लोग किस एंथैल्पी की जो है वो बेसिकली वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है। फिर कहता है द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोल्स। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि 2H2 है हमारे पास प्लस O2, तो ये मिलके 2H2 बनाते हैं। तो कोफिशिएंट इसमें क्या है, 2H2 का जो 2 ये हमारे पास कोफिशिएंट है, इसी तरह से O2 के साथ 1 है, ये इसका कोफिशिएंट है, वाटर के साथ 2 है। तो ये इनके नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करें, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है और वाटर के जो है वो हमारे पास 2 मोल्स होंगे। तो कहता है कि जो कोफिशिएंट होते हैं सब्सटेंसेस के, वो उनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट कहते हैं केस द कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सम नंबर द एंथैल्पी वैल्यू मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2H2 प्लस O2 ये मिलके हमारे पास 2H2 बनाते हैं, और सपोज करें मैं कहता हूँ कि इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो हमारे पास -285 है, सपोज कर लें। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ना हाइड्रोजन का 1 मोल लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, O2 को भी 2 से डिवाइड करूंगा, 2H2 की भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी H2 प्लस हाफ O2 मिलकर ये आपके पास वाटर बना रहे हैं। तो कहते हैं अब आपके पास जो इंथैल्पी होगी ना, आपको इसको भी 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -142.5 किलो जूल पर मोल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो शुरू में देखें हमने कहते हैं अगर आपने किसी भी एक चीज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया ना, मतलब कोफिशिएंट वगैरह को इक्वेशन के अंदर, तो आप लोगों के पास जो इंथैल्पी होगी आपको उसके साथ भी मल्टीप्लाई और डिवीजन का प्रोसेस करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के पास एक पूरी पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो सके। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट सेक्शन कहता है अगर इंथैल्पी तो कैंसिल हो जाएगा ना। जी H2O में 2 ऊपर भी है नीचे भी है तो वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। जी जी 2H2O में 2 वाटर के मोल थे ना, 2 से तो वाटर रह जाएगा अकेला। अब देखें कहते हैं अगर इंथैल्पी नेगेटिव हो तो वो एक्सोथर्मिक होती है, और इंथैल्पी पॉजिटिव होगी तो एंडोथर्मिक होती है। कहते हैं व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड the magnitude of enthalpy remains the same, however its sign is changed. This statement is called the Laplace law of thermochemistry. इसका मतलब क्या, अगर मैं कहता हूँ हमारे पास 2H2 प्लस O2 मिलकर वाटर बनाते हैं और इंथैल्पी जो है वो -285.5 है, फिर मैं वाटर को डिकम्पोज करता हूँ H2 प्लस O2 में, तो उसकी इंथैल्पी जो है वो +285.5 है। मतलब केमिकल रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी थी ना दोनों केसेस में 285 ही है, मतलब इंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, सिर्फ उनके जो साइंस होंगे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। पहले जब हमने कंबाइन किया तो वो -285 था, लेकिन जब हम लोग इसको ब्रेक करें तो वो +285 आ जाएगा। इस चीज़ को जो है हम लोग लैप्लेस लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। इज इट क्लियर? लास्ट जो लिखी हुई है वो क्या है? अगर डेल्टा एच की वैल्यू कहता है नेगेटिव होगी तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ओके सर। उसके बाद हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाता है। कहता है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको हम लोग जो है वो इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये ट्रांसलेशनल, रोटेशन और वाइब्रेशन मोशन ऑफ पार्टिकल्स होती है, मतलब ये मोशन से रिलेटेड होती है। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कहते हैं इट अकाउंट्स फॉर ऑल द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम।
अब इस अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर तमाम की तमाम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड आ जाता है, कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस, और उसके बाद कहते हैं उसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस भी आ जाती है, मीन से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों फोर्सेस का सम होगी, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी और इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस दोनों का जो है वो हमेशा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेट होती है मोशन के साथ, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिलेट होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं। इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं स्टेट फंक्शन होती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। वो चेंज किस तरह से आती है ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहता है वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी बट वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ डेल ई। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी ई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये हमारे पास कैसे स्टेट फंक्शन होगा। तो कहते हैं वी कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, लेकिन E2 माइनस E1 सिर्फ सपोज करके कि इसकी E2 वैल्यू ये हो सकती थी और E1 ये हो सकती थी, तो फिर हम लोग डेल ई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब बुक के अंदर ना नेक्स्ट पेज के ऊपर 3 डायग्राम बने हैं, एक मोनोटोमी के लिए, डाई के लिए और ट्राई के लिए। उसने नीचे सिर्फ इस तरह से लिखा है कि जो मोनोटोमिक है उसकी ट्रांसलेशनल मोशन होती है, जो डायटोमिक है वो वाइब्रेशन होता है, और जो टेट्राटोमिक है उसके पास आप लोगों को रोटेशनल मोशन जो है वो देखने को मिलती है। तो बच्चे याद रखिएगा जो मोनोटोमिक मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसलेशन मोशन रखते हैं, जो डायटोमिक होते हैं लाइक H2 आ जाता है, तो इसके पास दोनों तरह की मोशन होगी, वाइब्रेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। और जो टेट्राटोमिक होते हैं उनके पास तीनों तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल भी प्लस वाइब्रेशनल भी प्लस रोटेशनल मोशन। तो ये तीनों तरह की मोशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है आप लोगों को। मोनोटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? H2O2 H2O2 नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आएंगे इसमें। इसमें नोबल गैसेज आएंगी, H2O2 तो डायटोमिक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही हैं, इसके अलावा कंसेप्ट वगैरह कोई नहीं है। सिर्फ जो डायग्राम के अंदर 3 चीज़ें थी जो आप लोगों से पूछी जा सकती थी वो मैंने आपको बता दी है, इन्हें देख लीजिएगा। सर ये डेली सर कैसे टेट्रा मेजर हो सकती है? डेली हम लोग फिर सपोज वैल्यूज लेते हैं कि E2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये, मतलब जो फाइनल इंटरनल एनर्जी वो हमारे पास ये वैल्यू हो सकती है, एग्जैक्ट कभी भी नहीं हम बता सकते, और E1 जो है वो सपोज वैल्यूज की हमारे पास ये हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है ना यहाँ पे कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या इंटरनल एनर्जी की, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं सिर्फ सपोज वैल्यू से कि E2 की वैल्यू ये और E1 की वैल्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ऐसा नहीं होता कि आपके पास हमेशा बॉन्ड बने हुए हैं या हमेशा बॉन्ड टूटे हुए हैं, तो कभी बॉन्ड बनते रहते हैं, कभी टूटते रहते हैं, कभी किसी की हरकत जो है वो तेज हो जाती है, कभी किसी की हरकत कम हो जाती है। तो इस वजह से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इनके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सर किस क्राइटेरिया पे होती है, यानी कि ये इंथाल्पी के इक्वली ले ली जाती है या फिर कुछ और? नहीं नहीं, इंटरनल एनर्जी और है, इंथाल्पी और होती है। जो इंथाल्पी है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होती है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के, मतलब वो कितनी तेजी के साथ हरकत करने के काबिल हैं, प्लस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन का मैग्नीट्यूड कितना है, उसको हम लोग जो है इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। मतलब सिंपल ये कह लें कि ये सपोज करें मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, ये मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, ये भी मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। जी बच्चे ट्राइटोमिक में भी मोशन होती है। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि ये मोशन कर रहे हैं मीटर से, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, प्लस इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप लोग सम ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो बोलेंगे, इसको हम लोग जो है वो इंटरनल एनर्जी बोल देंगे। लेकिन यही जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये जाके कंटेनर की वात के साथ जाके टकराएं और वहां पे जाके प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दें, मतलब कोई ना कोई वर्क डन करना शुरू कर दें, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी तो हो रही है पहले के साथ, लेकिन जब ये वॉल के साथ टकराएंगी वर्क डन करेंगी, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास इंथैल्पी होती है।
इज इट क्लियर? ये यानी कि सब्स्टिट्यूशन टाइप से निकल सकती है, यानी कि वर्क डन पता हो हमें, था भी पता हो तो तब निकल जाएगी। हाँ निकलती है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में। वैसे ये एक्सपेरिमेंटली फिर कैसे होगी, या एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि इतने परसेंट इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है पर मॉलिक्यूल, तो फिर इस हिसाब से ऐसा हो जाएगा। मतलब सपोज वैल्यूज होती है ना कि अगर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इतनी एनर्जी के साथ जब ट्रैवल कर सकते हैं इतने टेम्परेचर के ऊपर, फिर हम लोग उसका अगर हम वर्डन करें मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो फिर उसका इंटरनल एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह से सपोज हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो हर वक्त हम लोग हर मॉलिक्यूल की एनर्जी को कैलकुलेट करते रहें, ये हमारे लिए भी पॉसिबल जो है वो नहीं होता। ओके। अच्छा उसके बाद वर्क और हीट आ जाता है, कहते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं होते क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक वे होता है एनर्जी ट्रांसफर करने का। डेफिनेशन ये इनकी कहता है हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो करती है क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट, को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू के साथ। जो वर्क है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आप लोग जिसके अंदर डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी पढ़ते हैं, और अगर डॉट खत्म करना हो तो एफ टी कोस थीटा आप लोग पढ़े होते हैं। लेकिन कहते हैं इनके केमिस्ट्री के अंदर या फिर थर्मो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो वर्क डन है वो हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से कंटेनर जो है वो बंद किया होता है। तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैस के मालिक्यूल या फिर लिक्विड के मालिक्यूल जब उनके साथ आकर टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो हम लोग वहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क इस्तेमाल करे होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करे होते हैं डब्ल्यू के साथ। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो जॉल होता है। कहता है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी, और अगर हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी तो वर्क डन विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आप लोगों ने बात याद रखनी कि अगर डेल बी की वैल्यू कब 0 होती है, जब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड की बात होती है। तो फिर आप लोगों के पास जो वर्क डन होगा वो भी 0 हो जाएगा। ये सिंपल बुक की लाइन है, डेफिनेशन है, इनके अंदर कंसेप्ट कोई नहीं है। एमसीक्यूज यहाँ से जिस तरह के पूछे जाते हैं वो अगली स्लाइड के ऊपर आप लोगों के लिए मैंने रखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। सर इसमें हमने कहा डेल वी 0 है, मगर डेल वी डब्ल्यू के बराबर होता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल वी होता है। अगर हम लोग डब्ल्यू 0 करते हैं, वर्क डन 0 करते हैं, डेल वी 0 हो रहा है, तो पी भी तो 0, फिर पी भी 0 होगा। प्रेशर कैसे 0 होगा? यहाँ पे प्रेशर की कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन डेल वी को अगर 0 कर देंगे तो पी की चाहे जो सी मर्जी वैल्यू हो तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। इस वजह से वर्क 0 होगा, प्रेशर की वैल्यू 0 नहीं होती। अच्छा इनके साइन कन्वेंशन देख लें। कहते हैं साइन ऑफ क्यू इज पॉजिटिव अगर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है, और साइन ऑफ क्यू इज नेगेटिव व्हेन इट इज रिलीज बाय द सिस्टम। इसको रिलेट कर लें आप लोग एंडो और एक्सो के कंसेप्ट के साथ, कि जब हमारे पास एंडो क्या होती है, एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो पॉजिटिव साइन होता है। तो साइन ऑफ क्यू भी पॉजिटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब की जाएगी सिस्टम के साथ। और इसी तरह से अगर हीट रिलीज होती है सिस्टम से तो उसको हम लोग एक्सो बोलते हैं, तो साइन ऑफ क्यू भी वहाँ पे नेगेटिव ही होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। और जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है इफ इट इज डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क विल बी नेगेटिव इफ इट इज डन बाय द सिस्टम। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं हीट के साथ, कि अगर हम लोग हीट दे रहे हैं सिस्टम को, मतलब सिस्टम के ऊपर जो है वो हम लोग हीट को ऐड करवा रहे हैं, ऑन द सिस्टम कर रहे हैं हीट को, तो वो पॉजिटिव में होगी। और अगर हमारे पास हीट रिलीज हो रही होती है सिस्टम से तो वो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी, तो हमारे पास वर्क डन भी जो है वो नेगेटिव हो रहा होता है। मतलब अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है, बाय द सिस्टम जो है वो हीट रिलीज हो रही होती है, तो वो भी नेगेटिव होती है और वर्क डन भी जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो आप लोग इसको हीट के साथ रिलेट कर सकते हैं। और अगर क्यू की बात करें तो जब भी साइन ऑफ क्यू इज पॉजिटिव एंड इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और वर्क डन जो है, अच्छा फिजिक्स में हम लोग वर्क को कहते हैं कि हमारे पास हीरो होता है और हीरो जो भी काम करता है वो पॉजिटिव ही होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इन केस ऑफ फिजिक्स इज पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ इट इज डन बाय द सिस्टम। बेसिकली इसका ना कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग जिस चीज़ से इसके जो स्टेट ऑफ रेफरेंस होता है ना, हम लोग उसको चेंज कर रहे होते हैं, तो स्टेट ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से इनकी जो साइन कन्वेंशन होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अदरवाइज हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों के अंदर
उलट नहीं है, सेम ही है। हम लोग सिर्फ पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास बात जो है वो उलट हो जाती है। बस याद इतना सा रख लें कि अगर हमारे पास फिजिक्स की बात करेंगे तो वर्क जो सिस्टम होगा वो हीरो होगा, और जब सिस्टम कोई काम करता है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा फिजिक्स में, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा। और केमिस्ट्री के अंदर ये वाली चीज़ है वो आप लोगों के पास उलट हो जाएगी। अच्छा, इसके तो बाद ये ये क्या देखें कि रिपीट करें एक बार सर, ये कौन फिजिक्स सी में क्या चीज़। है, फिजिक्स में कैसे होगा? फिजिक्स में सिंपल ये रखें ना कि फिजिक्स में जो सिस्टम है वो हीरो होगा, और हीरो जो भी काम करता है वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम जो है फिजिक्स में पॉजिटिव होता है, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम जो है केमिस्ट्री में नेगेटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड वाइस वर्सा चीजें उलट कर दें तो वो यहाँ पे आपके पास उलट हो जाएंगी। मतलब फिजिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होगा। सर इसे हम इस तरह भी याद कर सकते हैं फिजिक्स के रूल में कि हमने गाड़ी को बनाया है कि वो हमें काम दे, ना कि हम उसे धक्का लगाएं। तो हम जब धक्का लगाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, और जब वो हमें लेके जाएगी तो वो पॉजिटिव होगा। क्या बात, सही है। अच्छा, इनके आंसर करें। 1 जूल इज इक्वल टू अल्फा अल्फा बीटा बच्चे वो 1 कैलोरी होती है 4 बीटा। तो यहाँ पे बीटा आंसर आएगा। 1 का 4.18 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.289। वो 1 जूल होता है, सॉरी 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल के इक्वल। तो अगर 1 जूल कैलकुलेट करना है तो 4.18 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो आगे पास 0.289 आ जाएगा। कहते द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ। हीट। चार्ली अल्फा अच्छा, इसका आंसर है एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखें, जब तक वो यहाँ पे कहेगा नहीं कि केमिकल रिएक्शन के द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, तब तक आप लोग हीट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक सिंपल कहते हैं ना कि अगर आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल नहीं है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के, तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये किस फॉर्म में हो सकती है। तो ये कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास हो सकती है। लाइक आप लोग वो करते हैं, मतलब फ्यूल वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं जो रॉकेट इंजन वाला है, तो वहाँ पे भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं। जो फ्यूल वगैरह है वो रिएक्टेंट है, और उससे जो एक्सहेल होने वाली जो गैसेस होती हैं वो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं। तो उस केस में आप लोगों के पास जो एनर्जी होती है वो ये नहीं होता कि सिर्फ सिर्फ वो हीट ही रिलीज कर रही होती है, वहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा और भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज वहाँ पे रोशनी लाइट वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हमारे पास सारी की सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो उस केस में आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट की फॉर्म में होगी। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ तब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फर्स्ट सिक्योर्स एक बार एक्सप्लेन कर दें। किसे? फर्स्ट टाइम सिक्योर्स जो दिया